बड़ी खबर आ रही है। ऑडियो लीक्स तहकीकात से मुतालिक वफाकी काबीना का अहम फैसला सामने आ गया है। इमरान खान, उनकी काबीना और वुज़रा और साबिक सेक्रेटरी आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा ख़ुसूसी आसिम नसीर से। जी आसिम, इस डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हमने नाज़रीन को ये हम बड़ी खबर दे रहे हैं कि ऑडियो लीक पर वफाकी काबीना ने एक बड़ा फैसला किया है। बल्कि ये अगर कहा जाए कि वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है तो वो ये है कि ऑडियो लीक्स और खासतौर पर जो डिप्लोमेटिक साइफर था उससे मुतालिक जो ऑडियो लीक आई है, इस पर FIA के जरिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। FIA डिप्लोमेटिक साइफर के ऊपर कानूनी कार्रवाई और तहकीकात का आगाज करेगा। काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर काबीना कमेटी तश्कील दी थी, जिस पर गुज़िश्ता रोज 1 अक्टूबर को एक इजलास हुआ और उसमें उन्होंने कानूनी कार्रवाई की काबीना कमेटी ने सिफारिश पेश की, जिसे काबीना ने मंजूर कर लिया है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी है और उस जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी समा ने हासिल किए उसमें काबीना कमेटी की सिफारिशात में कहा गया है कि ये कौमी सलामती का मामला है जिसके कौमी मफादात पर संगीन असरात मुरतब होंगे। कानूनी कार्रवाई लाजिम है। FIA सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दीजिए, ये भी काबीना कमेटी ने सिफारिशात में लिखा है। FIA इंटेलिजेंस अदारों से भी अफसरान और अहलकारों को टीम में शामिल कर सकती है और इस तरह FIA की स्वाबदिद में है कि वो इंटेलिजेंस अदारों से जो है इसमें अफसरान और अहलकारों को लेते हैं। FIA की टीम जो है वो जुर्म करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। समरी में काबीना कमेटी की जो खुसूसी ये काबीना कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी समरी में ये भी सिफारिश की है। डिप्लोमेटिक साइफर से मुतालिक इमरान खान की पहली ऑडियो 28 सितंबर को मंजर आम पर आई थी, जबकि दूसरी 30 सितंबर को मंजर आम पर आई थी और ऑडियो लीक्स में इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साइफर तब्दील करने के बारे में मशवरा दे रहे थे। तो इस तरह इन 4 अफराद के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान और असद उमर, इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई शुरू होने जा रही है जिसकी बाज़ाब्ता काबीना ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, इन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू होने जा रही है जिसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नईम हनीफ साहब। नईम हनीफ साहब, ऑडियो लीक्स तहकीकात से मुतालिक वफाकी काबीना का ये आम फैसला सामने आया, कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इसको मैं खुशाइन फैसला कहूँगा। वैसे इस वाक़े को और इस ऑडियो को तो मैं इंतहाई मुल्की तारीख का अफसोसनाक वाक़या कहूँगा, मगर बदकिस्मती ये है कि इस तरह की जो है वो कमेटीज तश्कील दे दी जाती हैं, JITs बन जाती हैं, मगर हैरत है कुछ अरसे के बाद वो किरदार और वो केस जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचे बगैर कहीं बंद गली में चला जाता है, कहीं गुम सा हो जाता है। उसकी एक मिसाल देता हूँ। साहब पर जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान, चेयरमैन PTI। जी ठीक है, अहम डेवलपमेंट सामने आई है। ऑडियो लीक्स तहकीकात से मुतालिक वफाकी काबीना का ये अहम फैसला सामने आ रहा है। आसिम नसीर हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि अब मुसलसल इस पर नज़र रखी जा रही है, इस मामले को देखा जा रहा है और कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। इमरान खान, उनकी काबीना के वुज़रा और साबिक सेक्रेटरी आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। मंसूर अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मंसूर साहब, कब तक बचेंगे, कहाँ तक बचेंगे? एक केस में जमानत ले ली लेकिन ये बड़ा अहम फैसला आज सामने आ रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब ये सारी मुसीबतें जो भी सामने आ रही हैं कि अपनी की हुई हैं। ये कोई इनको बैठ के कोई ऐसा नहीं है कोई डिलिबरेटली को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इनकी अपनी आवाज है, इनकी अपनी बातें हैं, इनके अपने फलसफे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इस नई मुसीबत में फंस रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शायद इनको अभी तक इस बात का एहसास नहीं है। ये यही समझते हैं कि सिस्टम जो है वो हमेशा इनको सपोर्ट करता आया है, इनको हर दफा बेल आउट मिल जाती है, तो इस मरतबा भी शायद इस तरह ही होगा। लेकिन अच्छी बात है, मेरे ख्याल में इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि इमरान खान साहब खुद जिस तरह कहते हैं कि जी साइफर के बारे में भी पूरी तरह इंक्वायरी होनी चाहिए, तो लगे हाथों ये भी कर दें ताकि कम से कम ये गिला शिकवा भी जो है वो पूरा हो जाए। कौम के सामने सच आना चाहिए
कौम को पता लगना चाहिए कि क्या साइफर जो है उसे खत के तौर पे किसने इस्तेमाल किया, अपने सियासी मकासद के लिए 50 जलसे इसके ऊपर किसने किए, और पूरी कौम को जो हमने मई के महीने के अंदर देखा है इस्लामाबाद के अंदर आग क्यों लगाई गई, कौम को पता लगना चाहिए, पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अहसन फैसला है, इस पे दाद देनी चाहिए कि जिसने भी ये फैसला लिया है, ताकि दोनों साइड्स के लिए क्लैरिटी आनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं कि दोनों साइड्स के ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से अभी नईम हनीफ साहब जिक्र कर रहे थे कि इस तरह की JITs बंद तो जाती हैं, लेकिन फिर उनके बाद जो इनके रिजल्ट्स होते हैं वो अगर डिफरेंट आए तो फिर खासी मुश्किलात होती है दोनों ही साइड से जस्टिफाई करने के लिए। तो कैसे देख रहे हैं कि अगर ऑब्वियसली अब इसके लिए मंजूरी दे दी गई है, अब इसकी तहकीकात की जाएंगी, तो इसको अब हतमी अंजाम तक भी पहुंचाया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में मैं नईम हनीफ साहब का ये तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंक्वायरी कमेटियों का और इंक्वायरी रिपोर्टों का जो है एक पूरा कमरा आप उससे भर सकते हैं उस रिकॉर्ड रूम के साथ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो लगता है फर्क ये है कि एक JIT जब शरीफ खानदान के लिए बनी थी तो उस JIT ने जो है वो शरीफ खानदान के लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर दी थी और उसकी वजह से उनकी सियासत पर भी बड़ा गहरा असर पड़ा था। यहाँ पे भी आप चाहे माने या ना माने, आप किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन इस JIT के भी जो है वो सियासी मुहर्रकात हैं, जिनकी हुकूमत है उनके लिए भी और जो हुकूमत में नहीं है उनके लिए भी। तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इस JIT को जो है हम ये समझें या इस तहकीकात को ये समझें कि एक वो जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं मिट्टी पाव वाला हिसाब नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें से काफी बेहतर नताइज निकल सकते हैं, क्लैरिटी आएगी, पूरी कौम को पता लगेगा कि आखिर इनको सियासी मकासद के लिए कौन इस्तेमाल कर रहा था, सच कितना था, झूठ कितना था, क्या वाकई कोई धमकी थी या नहीं थी, कोई साजिश हुई या नहीं हुई, सारा कुछ बेनकाब होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा नईम हनीफ से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। नईम साहब, आप यकीनी तौर पे कुछ बात कर रहे थे, उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा। और जिस तरह से मंसूर साहब कह रहे हैं कि JIT के सियासी मुहर्रिकात हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं, ओवरऑल क्या कमेंट करेंगे कि लगता है आपको जो JIT बनने जा रही है अब इस पे उस तरीके से जिस तरह से हम देखते हैं कि लोगों का एक थोड़ा सा अदम इत्मीनान भी होता है, समझ रहे हैं आप इसको कि सही तहकीकात तक इसको लेके जाया जाएगा इस मामले को? मैं यही गुजारिश कर रहा था, जैसे खान साहब भी फरमा रहे थे, मेरी भी यही गुजारिश है बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग एक मीडिया मजदूर, कि हमने माजी में जो JITs देखी उनको ज्यादातर जो है वो सियासी मकासद के हसूल के लिए उनकी इन्वेस्टिगेशंस को इस्तेमाल किया गया। मगर मैं सिर्फ, मेरी इल्तिजा भी थी इदारों से, जो मैं बात कर रहा था कि ये मसला, इसको सियासी मसले से अलग करके इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सबसे कबल। ये जो तो कौमी मफाद का भी मसला है ना सर, प्रोपेगेंडा जो शुरू कर दिया जाएगा अब PTI का वो जो सोशल मीडिया विंग है, जहां से गद्दारी के फतवे दिए जाते हैं, जहां से लोगों को मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है, जहां पर लोगों को करप्ट और ईमानदार होने के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, वो अभी शुरू हो जाएगा कुछ देर में। और फिर इसको इस तरीके से सियासी रंग दिया जाएगा कि इसको नवंबर की तैनाती से भी जोड़ा जाएगा, इसको आइंदा इंतखाब में ताखीर से भी जोड़ा जाएगा और इसको बिल्कुल एक सियासी रंग दे के ट्विस्ट करने की कोशिश की जाएगी। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था कि अगर इतना बड़ा फैसला वफाकी हुकूमत ने कर लिया है इन हालात में, जब आधे से ज्यादा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, यकीनन हुकूमत जो है उधर भी मसरूफ है उनकी बहाली में, और अफवाज पाकिस्तान जो है उनके शाना बशाना जो है उसकी बहाली में मसरूफ है। मगर इन अनासर पर और इस तरह के हमलों पर नजर रखना बहुत जरूरी था और बर वक्त ये फैसला किया गया। मेरी सिर्फ ये अर्ज है कि बर वक्त इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, उसी तरह से जिस तरह इससे कबल मैं कहता हूँ छोड़ दे फॉरेन फंडिंग केस को भी आप साइड पे कर दे, तोशाखाना को साइड पे कर दे, इसके अलावा जितने उन पर केसेस हैं इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, दीगर इदारों में चल रहे हैं, उनको एक तरफ कर दें। ये जो मसला है इस इशू को लेकर इमरान खान साहब ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर, सिर्फ अपनी सियासत की खातिर, सिर्फ अपने हरीफों को जो है वो नीचा दिखाने की खातिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया। ये इतना संगीन नोयत का मसला है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सबसे
पहले इस इशू को टेकअप करके इसको मंतकी अंजाम पर ठीक है, सबसे पहले इस चाहिए। इशू को टेकअप करके इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर, ऑडियो लीक्स तहकीकात से मुतालिक वफाकी काबीना ने अब अहम फैसला कर लिया है। इमरान खान, उनकी काबीना के वुज़रा और साबिक सेक्रेटरी आजम खान के खिलाफ अब कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। तो कैसे देख रहे हैं सर आप ओवरऑल इस सूरत हाल को? इससे कितना ज्यादा जो है वो फर्क पड़ेगा, इससे कितना ज्यादा जो है वो चीजें मजीद खुलकर सामने आएंगी, वाजे हो जाएंगी? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो इसके कानूनी पहलू है, उसके ऊपर तो मैं बहुत ज्यादा राय नहीं दे सकता, लेकिन सियासी तौर पर जितना ये तहकीकात करके ये एस्टैब्लिश कर सकेंगे, ये क्रिएट किया गया था एक सियासी मुकासद के लिए और इसको जलसों में इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ स्लोगनेरिंग के लिए और इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन को मिलान करने के लिए सारा नारा घड़ा गया था कि गैर मुल्की साजिश के ऊपर मीर जाफर और मीर सादिक ने पीटीआई की हुकूमत गिरा दी। इसको जितना ये तहकीकात करके फैक्ट्स लोगों के सामने लाने में अगर हुकूमत कामयाब होती है तो मुमकिन तौर पर इनको सियासी फायदा पहुंच सकता है, लेकिन इसके जो कानूनी मामला हैं उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा राय देने की पोजीशन में नहीं हूँ। ऑडियो लीक्स हुई कैसे, पहले तो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि अंदर से रिकॉर्डिंग कैसे, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि जब भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाएंगे तो किसी भी रिकॉर्डिंग के ऑथेंटिक होने के मुतालिक पहला सवाल आएगा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बयानात आए इमरान खान के, उस पर किसी ने इसको डिनाई नहीं किया बल्कि तस्दीक कर दी कि ये वज़ीर आज़म हाउस की रिकॉर्डिंग है, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। इमरान खान ने एक से ज्यादा मौके के ऊपर ये बयान देकर इसकी खुद अपने लफ्जों में तस्दीक कर दी। तो अब इसको इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए और उससे एक बड़ा इल्जाम जो अभी रिसेंटली सामने है कि साइफर कहीं गुम हो गए, चोरी हो गए, ये उससे भी ज्यादा सीरियस चार्ज है, रिकॉर्डिंग से भी बड़ा। जब तक वो साइफर सामने होगा नहीं, तहकीकात का नतीजा निकलेगा नहीं। ये एक ज्यादा टेढ़ा और पेचीदा मामला है जिसके ऊपर शायद हुकूमत को संजीदगी से तहकीकात करके सच लोगों के सामने रखने चाहिए। अच्छा नदीम मलिक साहब, इस तरह से ये कह रहे हैं कि साइफर गुम हो गया, भी मामला एक उठा रहे हैं, अजीब मंतक पेश कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो कॉपी है वो तो मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि इदारों के पास मौजूद है, उसको लेके भी तो कार्रवाई डाली जा सकती है, उसको लेके भी तो तहकीकात की जा सकती है। क्या समझते हैं आप? पहले ये डिपेंड करता है कि कॉपी सर्कुलेशन में किस किस के पास गई। ये सवाल नहीं है कि कॉपी फोटो कॉपी करवा के मैंने देख ली या किसी और ने देख ली या आपने देख ली, असल कॉपी कहाँ पर है और उसकी कितनी कॉपी थी। साइफर आमतौर पर फोटो कॉपी करवा के बांटा नहीं जाता, साइफर की एक सैंक्टिटी है और उसको खुफिया रखा जाता है। दो तरफा जो ताल्लुकात हैं ममालिक के साथ, वो एक बड़ी लिमिटेड सर्कुलेशन में डॉक्यूमेंट होता है और आमतौर पर ये आती है कॉपी वज़ारत ख़ारजा में, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स के पास और मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स। तो शाह महमूद और सुहेल खान के पास तो यकीनन इसकी कॉपी आई होगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास। इसके बाद सिक्योरिटी के इदारों को इसकी एक कॉपी तब जाती है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मैटर अम्बेसडर कंसिडर कर रहा हो कि इन्वोक हो रहा है, तो वो एक कॉपी सीसी होकर डीजीआई और आर्मी चीफ हो जाती है। अब मुझे इसकी सर्कुलेशन पता नहीं कि कहाँ कहाँ हुई है। अगर ओरिजिनल कॉपी सर्कुलेशन में वहाँ गई है तो वहाँ होगी, अगर ओरिजिनल कॉपी है तो अम्बेसडर असद मजीद से सवाल पूछना चाहिए तो वो सीसी आगे भी हुई है या सिर्फ सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स के लिए थी। ये एक सवालिया निशान है मेरे सामने, मैं इसका सही जवाब नहीं दे सकता। ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि असद मजीद साहब से ये बात पूछनी चाहिए। अच्छा सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं नदीम साहब कि अब ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि जो साइफर है वो कहाँ चला गया, तो यही सवाल जो है वो मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने रखते हैं। मंसूर साहब, जिस तरह से नदीम मलिक साहब ये जिक्र कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि असल चीज़ ये है कि जो साइफर है वो कहाँ गुम हो गया, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही साइफर है जिसको लेकर इतने बड़े जलसे किए जाते हैं, ये वही साइफर है जिसके ऊपर इतना बड़ा बयानिया खड़ा किया गया और ये वही साइफर है जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा वहाँ पर इतना चर्चा हुआ, पाकिस्तान के बारे में जो है नेगेटिव परसेप्शन बना। जी मंसूर साहब। देखिए, नदीम मलिक साहब ने काफी हद तक इसकी तफसीलात तो बता दी कि ये इसकी कॉपीज जाती किधर किधर हैं, लेकिन कल रात को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उनसे एग्जैक्टली यही सवाल किया गया था। तो उनका बड़ा एक वेग किस्म का जवाब था जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो साइफर था, फिर वो पता नहीं साइफर गुम गया, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब उन्होंने इस बात को जो है ना वो लेट गो किया, इसके ऊपर ज्यादा उन्होंने कॉमेंट्री नहीं की। अब ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ही उसकी कॉपी थी कि जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर थी, क्योंकि उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास हुए हैं। इवन जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके अंडर भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, उसके अंदर वो साइट पर डिस्कस हुआ है, वो उसकी कॉपी वहाँ पे मौजूद थी। तो सवाल सबसे पहला तो यही है कि एक्चुअली वो कॉपी अगर गुमी है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर थी, वो गुमी कब है? क्या मौजूदा हुकूमत के आने से पहले गुमी है या उनके उसके बाद गुमी है? क्योंकि मौजूदा हुकूमत के आने के बाद भी अब तकरीबन 5 से 6 महीने का टाइम गुजर चुका है, लेकिन तब तक इतनी देर तक इसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। अब जाके ये बात पता लगी है कि जी वो तो कॉपी मौजूद ही नहीं है, कॉपी कहीं गुम चुकी है।
तो یہ بڑی ایک ڈینجرس قسم کی بات ہے. یہ بالکل اتنی ہی ڈینجرس ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ریکارڈنگز ہوتی رہی اور ریکارڈنگز اب باہر آ چکی ہیں, پبلک ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ابھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سیاسی طور پہ کنیکٹڈ ہیں, تو ہمیں پتا ہے کہ یہ چیزیں باہر آئی ہیں. اور ایسی چیزیں میں پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق پتہ نہیں کون کون سی آڈیوز ہیں جو لیک ہو چکی ہوں گی, وہ سیکیورٹی رسک کتنا بڑا بن سکتی ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. میرے خیال میں ندیم ملک صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر یہ سائفر گما ہے, اس کی کاپی گمی ہے, کب گمی ہے, آڈیوز کس نے ریکارڈ کی ہیں, کب ریکارڈ کی ہیں, کتنی ریکارڈ کی ہیں, اس وقت کس کے پاس ہیں, اس کی کتنی کاپیز ہو چکی ہیں. میرے خیال میں اس سارے معاملے کی بھی تحقیقات جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے, تو یقینی طور پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. عاصم نصیر ہمارے ساتھ موجود تھے, منصور علی خان ساتھ تھے, نعیم حنیف ہمارے ساتھ تھے, اس کے علاوہ ندیم ملک نے ہمیں جوائن کیا تھا. تمام کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سما کو تہلکہ خیز انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان کے لاڈلے پن کا تاثر دور کر کے انہیں سزا دی جانی چاہیے. مراسلے پر کابینہ کمیٹی پارلیمنٹ میں بھرپور رپورٹ پیش کرے گی. وزیر داخلہ کی سما کے نمائندہ خصوصی محمد عاصم نصیر سے گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں. اس وقت رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ سما کے ساتھ خصوصی طور پر موجود ہیں. رانا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ پوری قوم کا تقاضا ہے, اس ملک کی جو ہے سیکورٹی کا تقاضا ہے, اس ریاست کا تقاضا ہے کہ اس لاڈلے سے جو ہے وہ اب وہ لاڈلا پن کا جو تصر ہے وہ دور ہونا چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو کمیٹی آپ کی جو بنی ہے سائفر کے حوالے سے, اس کی کوئی پیش رفت بھی ہوئی ہے؟ دیکھیں, اس سلسلے میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس کی بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں بڑے ہی بنیادی فیصلے ہوئے ہیں اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن کیونکہ وہ میٹنگ ان کیمرہ ہوتی ہے تو اس لیے ان کے اوپر میں اس سے زیادہ بات تو نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کمیٹی کیبنٹ کمیٹی بنی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس بارے میں بھرپور جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی اور اپنی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرے گی. چودھری مونس الائی کے خلاف ایف آئی اے نے اپنا چلان پیش کیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایف آئی اے کرے گا ان کے خلاف کارروائی محمد خان بھٹی کے خلاف اور واجد بھٹی جو ان کے سہولت کا ہے؟ دیکھیں, وہ چلان جو ہے وہ ایف آئی اے نے پیش کیا ہے, اب اس پہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. باقی وہ جو چلان یا کیس پیش کیا گیا مجھے اس کا علم ہے, وہ ساری چیز جو ہے وہ حقیقت میں مبنی. فائنلی اس وقت جو سرحد کی صورتحال ہے, خاص طور پر جو جنوبی اور شمالی وزیرستان سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا جو کوٹ کر رہا ہے, وہ کچھ تسلی بخش نہیں ہے. کیا معاملات ہیں کیا, اور کیا وہاں پر کوئی آپریشن کی تیاریاں تو نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں, یہ معاملات جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیے جا سکتے, لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ تسلی رکھے. ہماری سرحدوں کے محافظ اپنے پروفیشن میں, اپنی ڈیڈیکیشن میں, اپنے عزم میں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ قائم و دائم ہیں. خواہ وہ کوئی بھی گروپ ہو, کوئی بھی کوئی دہشت گرد ہو, کوئی بھی ہو, وہ پاکستان کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. رانا صاحب, آرمی چیف کی عہدے کی جو میعاد ہے اس میں توسیع دینا یا نہ دینا, اس میں پارٹی لیول پہ کیا بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, وزیر اعظم کے ساتھ بھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی؟ دیکھیں, یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ نہ تو پارٹی میٹنگز میں ڈسکس ہوتا ہے, نہ ہونا چاہیے, نہ یہ جلسوں میں ڈسکس ہوتا ہے, نہ ہونا چاہیے. یہ ایک آئینی فریضہ ہے جو پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ادا کرنا ہے, اور اس بارے میں جو رولز ہیں ریگولیشن ان کے مطابق ادا کرنا ہے. اس کی کوئی پرمیشن یا اس کی کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ جلسوں میں یا پارٹی میٹنگز میں نہیں ہونے. اس وقت وفاقی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا یہی کہنا تھا, خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پر پاک فوج جو ہے وہ اپنی مکمل اسٹریٹجی بنا رہی ہے اور حالات جو ہیں وہ انڈر کنٹرول ہی ہیں. جی, خاتون جج کو دھمکی سے متعلق کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے. عمران خان کو 10,000 کے مچلکے جمع کرانے اور 7 اکتوبر سے پہلے متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے سہیل رشید سے. جی سہیل, اپڈیٹ کیجیے. دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی یہ حفاظتی ضمانت منظور کی ہے اور انہیں 7 اکتوبر تک اسلام آباد کی جو متعلقہ عدالت ہے جہاں سے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے وہاں پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے. ساتھ ہی 10,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ
7 अक्टूबर को वहाँ उस अदालत में पेश होकर वहाँ पेशी का जो हुक्मनामा है वो वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया गया और उनकी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आता थी उसे अब निपटा दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी ने आज इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की थी जो आज सुबह उनकी जानिब से दायर की गई थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हुकूमत उन्हें बदनीति से गिरफ्तार करना चाहती है। ताहम अदालत के सामने ये कानूनी पॉइंट सामने आए थे कि एक अदम पेशी पर उनके जो वारंट हैं वो जारी हुए हैं, उस पर हाईकोर्ट ने ये करार दिया है कि वो मुतलका अदालत में 7 अक्टूबर तक पेश हो जाएं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सुहेल। और इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकियां देने का मुकदमा, अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए तो पीटीआई रहनुमा अपने चेयरमैन के नक्शे कदम पर चल पड़े, संगीन नताइज की धमकियों पर उतर आए। इस्लामाबाद से आदिल तनूरी रिपोर्ट करेंगे। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकियां देना इमरान खान के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। अदालत ने हफ्ता को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया था। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद राना मुजाहिद रहीम ने जारी किए थे। थाना मारगला में दर्ज मुकदमा नंबर 407 में धमकी अमेज बयान की दफा 506 के अलावा 504, 188 और 179 की दफात लगाई गई थी। वारंट गिरफ्तारी पर इमरान खान के हवारी शाम को बनीगाला पहुँच गए थे और हुकूमत को धमकियाँ देने पर उतर आए। हर काम इनका कानून और आईन से बालातर है। हम पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और ये रेड लाइन क्रॉस करने की हिम्मत मत करना। हमारी भी बर्दाश्त की एक हद है, उस हद को आप पार ना करें, क्योंकि ये हदें आप पार करेंगे तो फिर आपको दमादम मस्जिद अंदर देखना ही पड़ेगा। तर्जमान वफाकी पुलिस का कहना था कि इमरान खान गुज़िश्ता समाअत पर अदालत में पेश नहीं हुए थे। वारंट गिरफ्तारी उनकी पेशी यकीनी बनाने के लिए जारी किए गए। अदालत आलिया ने दहशतगर्दी की दफा खारिज करते हुए मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया था, मगर इमरान खान ने सेशन कोर्ट से जमानत नहीं करवाई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील बाबर अवान कहते हैं कि मुखालफिन को जो मुकदमात करने थे कर लिए, अब हमारी बारी है। पीर से हम इन पर मुकदमात करेंगे और तमाम मुकदमात इंसाफ पर मबनी होंगे। कल शाम जो कुछ हुआ बड़ा खतरनाक था। पाकिस्तान की तारीख में जितने मुकदमे इमरान खान पर हुए किसी दूसरे लीडर पर नहीं हुए। जो कल शाम को जो कुछ किया गया वो बड़ा खतरनाक था, इसलिए कि पूरा पाकिस्तान बगैर किसी कॉल के उठ के खड़ा हो गया। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान के खिलाफ बने किसी दूसरे सियासी लीडर के खिलाफ इतने पर्चे नहीं हुए। जितनी अदालतों में इमरान खान गए कोई दूसरा सियासी लीडर नहीं गया। इन्होंने जो केसेस करने थे कर लिए, अब केस करने की हमारी बारी है। सोमवार से हम केसेस करेंगे और आप देखेंगे सारे केसेस इन प्लेस होंगे, सच्चे होंगे, हकायक पे मबनी होंगे। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश की है। हसास तरीन दस्तावेज में तहरीफ की गई। बनी गाला पर छापा मारना चाहिए, छापे से पता चल जाएगा कि साइफर कहाँ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मरियम नवाज ने अपनी जमात की हुकूमत से भी शिकवा कर दिया। उनके मुताबिक जिस शख्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो तो आज़ाद घूम रहा है। साजिश तो हुई, आपने साजिश की पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ। इसके ऊपर हमें सिर्फ खेलना है। मतलब इंसान का दिमाग चकरा जाए। पाकिस्तान को ओवल स्टेडियम समझता है कि मुल्क के साथ खेलो, नाम ना लो। खबरदार किसी ने नाम लिया, गलती से भी नाम नहीं लेना। और नाम गलती से मुंह से जब निकल गया तो कहता हो नहीं वो मुल्क नहीं है, कोई और मुल्क है। अमेरिका नहीं, एक बाहर से मुल्क में नाम खेल तमाशा। आज तक गद्दारी का लेबल किसी वजीर आजम के माथे पर नहीं लगा जो गद्दारी का लेबल इमरान खान के माथे पे लगा है। बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए राना साहब। पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। जो शख्स अपने मुंह से इतराफ कर रहा है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया, इतराफ गुनाह के बाद आपको और क्या सबूत चाहिए? इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। किसी एक का ये लाडला होगा, जनूबी पंजाब के किसी जगह का लाडला होगा, हमारा लाडला नहीं है। और ये भी मैं बता दूं, ये उनका भी लाडला नहीं है। हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है। इमरान खान को इस्तेमाल कर रहा है जैसे इमरान ने उसको इस्तेमाल किया।
खेल खेल में आप मुल्क से खेल गए। ख्वाजे पाकिस्तान की तकर्रियों को इसने लिम्बो में रखा, दरार पैदा करने की कोशिश की। गद्दारी का तौक जिसके गले में होकर उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसकी इतनी हिम्मत कि आज वो उस तकर्री को भी कंट्रोवर्सी में झोंकना चाहता है। कोई बाइद नहीं है कोई और ऑडियो भी आ जाए कि वो कहें कि आर्मी चीफ की तकर्री से भी खेलना है। हिम्मत देखें इस शख्स की, तुम होते कौन हो जिससे मशवरा भी किया जाए। इस ऑडियो ने बताया कि वो एक्स भी तुम हो, वाई भी तुम हो, जेड भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो, मीर जाफर भी तुम हो, जानवर भी तुम हो। जानवर भी जो है वो अपने मालिक के साथ वफा करता है, तुमने अपने मुल्क से वफा नहीं की। ये सब करने के बाद तुम आजाद फिर रहे, और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी है। कानून के हाथ जो गद्दार के गिरबान तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे, वो क्यों खुला फिर रहा आज भी। इसने आइन तोड़ा है, बैतुल माल का माल बेचकर खाया है, प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए। इस फितना के खिलाफ पूरी डोसियर है, पूरी फर्दे जुर्म है। इससे पहले कि मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाए, खुदारा होश के नाखुन लें, असल चेहरा अवाम को दिखाएं और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। पंजाब में इमरान खान और परवेज इलाही का गठजोड़, सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इंतकामी कार्रवाइयों पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक वजीर आजम पर कड़ी तनकीद की है। जो सबूत है हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूँ। साजिश का बयानिया घड़ने वाले इमरान खान एहसान फरामोश निकले। पंजाब में इमरान खान और परवेज इलाही का गठजोड़, सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को इमरान खान का ये अंदाज एक आंख न भाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसने इमरान खान पर एहसान किया उन्होंने वक्त आने पर उसी को डसा। जब इमरान खान साहब उनके जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, उनके पैसे इस्तेमाल कर रहे थे, उनके खर्चे पे पार्टी चला रहे थे, तब उनके अंदर कोई बुराई नहीं थी, तब उनको कोई मुकदमा नजर नहीं आया। आज जब उन्होंने एक फैसला किया और इस झूठे शख्स को, साजिशी शख्स को छोड़ दिया, तो आज उनके अंदर सब गुनाह भी याद आ गए, उनकी चीज़ें भी याद आ गई, उनकी चीज़ें भी खुल रही हैं। तो ये तो खुद ही भाई बात, और जहाँ तक आपने बात की कि ये जो इक़दामात उनके खिलाफ हो रहे हैं, ये भी शॉर्ट लिव्ड है। इंशाल्लाह अभी इन सब चीज़ों का सामना इनको खुद करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी इमरान खान को निशाने पर रखा। कहा, इमरान खान फॉरेन एजेंट, झूठा, साजिशी, गद्दार, एहसान फरामोश और कम ज़र्फ है। ये शख्स हर एहसान करने वाले पर वार करता है। पंजाब हुकूमत का इंसाफ के नाम पर सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का मंसूबा। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एक बार फिर सानिया मॉडल टाउन की दबी फाइल खोलने की प्लानिंग शुरू कर दी। इंसाफ के नाम पर इंतकामी कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए। वज़ीर आला हाउस में एक मुशावरती इजलास में पुराने केसेस पर कार्रवाई करने का फैसला किया। इजलास में वज़ीर आला के साहबजादे मुहन्निस इलाही, सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुरम नवाज गंडापुर ने शिरकत की। इजलास के दौरान सानिया मॉडल टाउन केस का जायजा लिया गया। सानिया मॉडल टाउन पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुशावरत की गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से सानिया मॉडल टाउन में उस वक्त के अहम अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्लान तैयार किया गया है। कज़ाफी भट्ट, समा, लाहौर। शोर मचाना है, साजिश का राग अलापना है, लेकिन किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। कभी मिस्टर एक्स, कभी मिस्टर वाई। एक मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। कभी अंपायर को पैगामात, कभी न्यूट्रल पर इल्जामात। हम न्यूट्रल हो जाए, जानवर न्यूट्रल होता है, लेकिन नाम नहीं लेना। किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। झूठ का गुल कपाड़ा है, लेकिन नाम लेने से भी खौफ आता है। मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं लेना चाहता। और समा ने जो बताया वो सच साबित हुआ। रूडा प्रोजेक्ट के जरिए किसानों से कोड़ियों के भाव, हथियाई गई जमीन की करोड़ों में फरोख्त शुरू कर दी गई है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे फहद भट्टी। किसानों के लिए कोड़ियां, अपने लिए करोड़।
روڈا نے زمین کی فروخت کے لیے اشتہار دے دیا۔ چہار باغ پروجیکٹ کے نام پر زمین کی بکنگ شروع کر دی۔ راوی کنارے بسنے والے کسانوں کی حق تلفی میں عمران خان، پرویز الہی، فرا گوگی، اسلم اقبال اور ایس ایم عمران سر فہرست ہیں۔ سما روڈا سے متعلق جو حقائق ناظرین تک پہنچاتا رہا ایک ایک سچ ثابت ہوا۔ فی کنال 25 سے 40 ہزار روپے میں ہتھیائی گئی جگہ کو 2 کروڑ میں فروخت کیا جائے گا۔ ایک ایک کنال کے پلاٹ کے لیے 10,000 اور 10 مرلے کے لیے 6,000 روپے بھی جمع کرانا ہوں گے جو واپس نہیں کیے جائیں گے۔ بیلٹنگ کے بعد کامیاب افراد کو 3 سال میں پوری رقم ادا کرنا ہوگی۔ فہد بھٹی، سما، لاہور۔ 1 سال پہلے مرزا کے بے تاج بادشاہ عمر شریف لاکھوں مداحوں کو سوگوار چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ عمر شریف کی پہلی برسی کے موقع پر سما کے نمائندہ خصوصی ریحان احمد نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کرتے ہیں۔ عمر شریف جنہیں کامیڈی کنگ کہا گیا، ان کے فن کی دھوم ساری دنیا میں سنائی دی۔ عمر شریف نے فن کے راستے پر اپنے سفر کا آغاز 1974 میں کیا۔ کیونکہ ڈراماز میں ہمیشہ ایک سوشل میسج ہوتا تھا سوسائٹی کے لیے، جو معاشرے کے مسائل کو بڑے شوگر کوٹڈ طریقے سے وہ بتایا کرتے تھے۔ جو مزاح انہوں نے متعارف کروایا، جو کامیڈی کی انہوں نے باؤنڈری کھینچی ہے، اب جتنی بھی کامیڈی ہو رہی ہے برے صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، وہ اسی باؤنڈری کے اندر رہ کر ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ ابو سے انسپریشن لے رہے ہیں۔ کامیڈی کنگ کی تیسری اہلیہ زرین عمر شریف بھی ان کی پہلی برسی پر شوہر کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتی ہیں۔ عمر ان انسانوں میں سے تھے جو کہتے ہیں نا جو ایک اچھا شوہر کیا ہوتا ہے، وہ عمر شریف تھے۔ وہ دنیا میں جہاں بھی گئے پاکستان کے وقار کو اپنے کام کے حوالے سے انہوں نے سب سے مقدم رکھا۔ یہ بھی ان کا اعزاز تھا کہ برے صغیر کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مزاحیہ اداکار کبھی عمر شریف کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکا۔ عمر شریف ایک شخصیت، ایک فنکار، ایک ادارہ، ایک ایسے انسان جنہوں نے لوگوں کو ہنسنا سکھایا اور عام آدمی کی آواز بنے، اسی لیے آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ کیمرہ مین امتیاز علی کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ہر خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سما۔